नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। आज बेटा हम सेकंड ईयर का सेकंड पेपर भारतीय राज व्यवस्था के का पहला टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट रीजन्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के का प्रारंभ कैसे हुआ, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन की क्या भूमिका रही, इन सभी चीज़ों को हम इसमें जोड़ेंगे। तो एक सामान्य परिचय है इसका। लोकतांत्रिक राज्य स्वशासित और स्वतंत्र राज्य होते हैं, अर्थात स्वशासन शासितों की स्वीकृति की मांग करता है और स्वतंत्रता मर्यादित शासन की मांग करती है। अतः जहाँ कहीं लोकतांत्रिक राज्य विद्यमान है, वहाँ लोग अपनी इच्छा अनुसार शासन को प्राप्त कर उसे मर्यादित कर सकते हैं। इन दोनों उद्देश्यों, स्वशासन और स्वतंत्रता की पूर्ति विधि के शासन की मांग करती है और विधि का शासन संविधान पर आधारित होता है। यही संविधान शासन व्यवस्था को संगठित करता है, शासन शक्तियों को निर्धारित करता है, व्यक्ति और शासन के संबंधों का उल्लेख करता है तथा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को निश्चित करता है। अब बेसिकली हम 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों की कूटनीति के आगे राजपूतों का गौरवपूर्ण इतिहास धूमिल और निस्तेज हो गया। उनका स्वातंत्र्य प्रेम अतीत की कहानी मात्र रह गया। अब उनकी उपलब्धियां विदेशी शासन की उपलब्धियों तक सीमित रह गईं। इसलिए 1857 में परंपरागत शौर्य का अभाव रहा। 1734 में हुरडा सम्मेलन की असफलता से निराश राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों का सहारा लेना शुरू करा। सर्वप्रथम 14 नवंबर 1803 को अलवर रियासत ने अंग्रेजों से संधि की। भरतपुर 1805, टोंक 1817, इस प्रकार धीरे धीरे सारी रियासतें अंग्रेजों के साथ मिलने लगी। अब बेसिकली राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख कारण रहे हैं, उनमें 1857 का जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, उसका बेसिक जो मेन ट्रेंड है, जो मेन मुद्दे हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है शिक्षा। ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों को समझने के लिए खूब सारी शिक्षा के लिए संस्थाएं खोली, जिससे कि स्थानीय लोगों की भाषा व अन्य विषयों को समझा जा सके। इस शिक्षा का यह फायदा हुआ कि पढ़े लिखे भारतीयों ने विश्व की स्वतंत्रता व समानता को समझने का प्रयास किया, जो कि पाश्चात्य विचारकों द्वारा अपने ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया था। वहीं दूसरा पॉइंट है भाषा की समानता। भाषा के द्वारा एकता। विभिन्न प्रांतों से आए लोगों ने एक ही भाषा यानी कि इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा को समझा, जिससे लोगों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित हुआ। तीसरा पॉइंट है स्थानीय भाषा। इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीयों ने पाश्चात्य विचारकों के विचारों को अपनी स्थानीय भाषा में उस प्रांत के लोगों तक पहुंचाया, और ये जो विचार थे वो क्रांतिकारी विचार थे, और उन्होंने उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया ताकि वो वहाँ के प्रांत के लोग उस चीज़ को समझ सकें। स्थानीय भाषा का यहाँ यह प्रयोग किया गया। चौथा पॉइंट है सामाजिक आंदोलन। क्रांतिकारी विचारकों ने, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद, एनी बेसेंट आदि ने समाज में फैली कुरीतियों को अपने विचारों से समाप्त करने का प्रयास किया, जिसका प्रमुख उदाहरण है ब्रह्म समाज की स्थापना,
युवाओं को आगे लाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कोशिश करी। वहीं समाज में महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ हुआ, जो आज विश्व के अनेक देशों में इस महिला सशक्तिकरण को अपनाया जा रहा है। महिला को पुरुष के समान पढ़ाना, लिखाना, नौकरी कराना, साथ में कंधे से कंधा मिला करके कार्य करने की जो परंपरा आज से वर्षों पूर्व हमारे सामाजिक विचारकों ने डाली थी, वो आज जीवंत स्वरूप में नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के रूप में दिखाई दे रही है। वहीं पांचवा पॉइंट है इस मुद्दे का, विदेशी मुद्रा एवं आर्थिक नीति। ब्रिटिश आर्थिक नीति ने भारतीयों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया था, जिससे भारतीयों में ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध राष्ट्रीय जन जागरण प्रारंभ हुआ। वे चाहते थे कि विदेशी मुद्रा का भारतीयों को लाभ ना मिले और भारतीय उनके टुकड़ों पे पले, उन्हें उनके साथ जैसा भी चाहे वैसा व्यवहार करें, ब्रिटिश जनता के साथ वो मिलके रहें। इसलिए उन्होंने इन लोगों को एक भी कदम स्वतंत्र रूप में उठाने का प्रयास नहीं करने दिया। छठा पॉइंट है संसाधनों का विकास। ब्रिटिश लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रोड, रेलवे व टेलीग्राफ जैसी सुविधाओं यानी कि संसाधनों का विकास किया। इसका फायदा भी इस आंदोलन को मिला। इसके द्वारा लोगों में संचार व समन्वय स्थापित हुआ। जहाँ तक भारतीय लोगों का मत है, जब तक वो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। जब तक वो अपनी बात समझाएंगे नहीं, समझा करके लोगों को समन्वित करेंगे, तब वो इस चीज़ का फायदा उठा पाएंगे। सातवां पॉइंट इसमें है प्रेस यानी छापे खाने का प्रारंभ। प्रेस की स्वतंत्रता जिसे कहते हैं। भारतीय आंदोलनकारियों ने अपने छापाखानों के द्वारा यानी कि प्रेस के द्वारा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपने विचारों को स्थानीय भाषा में लोगों तक पहुंचाया। वो लोकल लैंग्वेज में उन लोगों को समझाते थे और वो अपनी बातों को इसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। आठवां पॉइंट है लॉर्ड लिटन की नीति। 1876 से 1880 के बीच में भारतीय वायसराय लॉर्ड लिटन की नीतियों ने भी इस आंदोलन में आग में घी का काम किया। जब लोग भूख से मर रहे थे, तब उसने दिल्ली दरबार लगाया और वर्माकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया, जिसके तहत उसने स्थानीय प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश की। आर्म्स एक्ट, शस्त्र अधिनियम लागू किया, जिससे स्थानीय लोगों को शस्त्रों का उपयोग करने से रोका जा सके। कानूनों ने भारतीय जनता में आक्रोश भर दिया और उपरोक्त सभी चीज़ों से भारतीय इतने आक्रोशित हो गए कि वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एकजुट होकर के आगे बढ़ने लगे। वहीं 9वां पॉइंट है इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी यानी इल्बर्ट बिल का विवाद। वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में इस बिल को लागू किया, जिसके तहत भारतीय जज भी उन मामलों की सुनवाई कर सकते थे जो भारतीय न्यायालय में चल रहे थे, लेकिन इसके बाद जिसमें कि कोई भी यूरोपीय नागरिक शामिल हो, परंतु इस बिल से पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की जो जांच भारतीय जज करते थे, सुनवाई करते थे, अब वो केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे और भारतीय जनता के साथ अन्याय किया जाता था। इसी कारण से संपूर्ण रूप यूरोपीय समुदाय ने इस बिल का विरोध किया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये प्रमुख मुद्दे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नींव के पत्थर बने, जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और उसे
लागू किया। आज हमने 1857 से जो राष्ट्रीय आंदोलन की भारतीयों के अंदर जो जन चेतना जागी उसके बारे में, उसके प्रमुख प्रमुख मेन ट्रेंड्स के बारे में हमने, मुद्दों के बारे में बात की। अब इसके आगे हम कल उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही मेरे द्वारा आपको बताया गया।